Hi everyone, this is me Nishant and welcome you on Nishanti Academy. This is the part 7 of General Accounting Principle, and in this video we are going to deal with first one, accounting equation, लेखांकन समीकरण क्या है उसे समझेंगे. दूसरा, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच की क्या क्या रूल्स हैं. और तीसरा, सोर्स डॉक्यूमेंट, स्रोत दस्तावेज क्या होता है उसे जानेंगे. जिस तरह की अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं उसे कहते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग. डबल एंट्री अकाउंटिंग करने के दो अप्रोचेस होते हैं मेन. एक है मेरा ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है और बहुत ही स्मूथली जो है इससे कैलकुलेशन हो जाते हैं. इस ट्रेडिशनल अप्रोच के ही अंतर्गत गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आता है जो हमने पिछले पार्ट में कवर करा था. क्या थे? तो ये 3 रूल्स थे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. 3 तरह के रूल्स हैं और ये तीनों रूल्स आपके टंग लैंग्वेज पे होने चाहिए. एक जो था वो रियल अकाउंट से बिलॉन्ग करता है, एक पर्सनल अकाउंट से बिलॉन्ग करता है और तीसरा नॉमिनल अकाउंट से बिलॉन्ग करता है. दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली डील विथ अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच. इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच यानी कि लेखांकन समीकरण क्या है और उसका अप्रोच क्या है. और मतलब अप्रोच का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इस अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू हम लोग डबल एंट्री अकाउंटिंग करने के लिए क्या क्या रूल्स यूज़ करेंगे उन चीज़ों को देखेंगे. इसके अलावा एक और टॉपिक पढ़ेंगे लास्ट में जिसे हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं और ये जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जिसे हम लोग जनरल कहेंगे. स्टार्ट करते हैं. अब देखो, किसी भी बिजनेस में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, या फिर अगर मैं ऐसे समझाऊं कि कोई भी बिजनेस दो पिलर्स के ऊपर बेस्ड होता है और जिसके थ्रू आप उस बिजनेस का फ्यूचर पता कर सकते हैं. ये दो पिलर्स है, एक है एसेट, दूसरा है लायबिलिटीज. अगेन अच्छे से सुनिएगा, जो बिजनेस है मैं वो बोल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस का ऑनर. ठीक है, जो बिजनेस है उस बिजनेस का कितना एसेट है, उस बिजनेस की कितनी संपत्ति है. ठीक है, उसके मालिक की कितनी संपत्ति है उसे हमें मतलब नहीं है. उस बिजनेस के अंदर कितना संपत्ति है हमें इससे मतलब है. तो उस बिजनेस की कितनी संपत्ति है और उस बिजनेस के अंदर कितना लायबिलिटीज है. लायबिलिटीज का मतलब हिंदी में इसे दायित्व कहते हैं. और सीधे सीधे शब्दों में अगर समझाया जाए तो लायबिलिटीज का मतलब होता है उधार. कितने का उधार है बिजनेस का. ठीक है, तो एसेट संपत्ति क्या हो सकता है. जैसे अगर मैं मिस्टर ऑनर के शॉप की बात करूं जो हमारी पूरी स्टोरी का, पूरी अकाउंटिंग का बेस है, तो इनका फर्नीचर वगैरह सब होगा. इन्होंने ट्रक खरीद लिया था वो भी होगा. इन्होंने, इनका जो बड़ा सा शॉप है, इनके अंदर की जो मिठाइयाँ हैं वो सारा इनके लिए क्या है, एसेट है. लेकिन वही इनकी लायबिलिटीज़ की बात करें तो इन्हें, जो डेयरी फार्म है उनका उधार है उन्हें चुकाना है. ग्रोसरी स्टोर होगा उन्हें चुकाना होगा, टैक्स भरना होगा. इसके अलावा जो है स्टाफ ए है उन्हें भी सैलरी पे करनी होगी. अंदर 2-3 जो है स्टाफ काम कर रहे हैं जो मिठाइयाँ बना रहे हैं उन्हें भी वेजेस देना होगा. तो ये सारी इनकी लायबिलिटीज़ है, इन्हें देना है, दायित्व है इनका. तो अगर मैं ये मान लूँ कि सपोज़ क्या हो रहा है कि मिस्टर ऑनर को लग रहा है कि मुझे अपना बिज़नेस इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है. और बिज़नेस बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ पैसे की आवश्यकता है. तो उस सिचुएशन में ये क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स ढूँढ रहे हैं जो उनके बिज़नेस को फाइनेंस कर सकें या उनके बिज़नेस में पैसा लगा सकें. कौन हो सकता है इन्वेस्टर्स? या तो कोई इंडिविजुअल्स हो सकता है या फिर कोई बैंक हो सकता है. तो जब भी कोई इन्वेस्टर किसी भी बिज़नेस में पैसे लगाएगा तो वो 2 चीज़ें पहले देखेगा. क्या-क्या? तो एक तो देखेगा एसेट, एक देखेगा लायबिलिटीज़. मान लेते हैं कि मिस्टर ऑनर का जो बिजनेस है, स्वीट शॉप, इसके अंदर कुल एसेट जो है वो 70 लाख रुपए की है. कितने की है? 70 लाख रुपए की. क्या है? तो एसेट. अगर लायबिलिटीज जो है वो मान लेते हैं 20 लाख रुपए है, तो 20 लाख रुपए लायबिलिटीज है. तो अगर मैं ये 70 लाख से 20 लाख रुपए अगर माइनस कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा? 50 लाख रुपए मिलेगा. ठीक है, तो ये जो 50 लाख रुपए है इसका मतलब नेट बिजनेस के अंदर जो अमाउंट होगा वो 50 लाख रुपए है. मतलब लायबिलिटीज देने के बाद, सारा उधार चुकाने के बाद 50 लाख रुपए बिजनेस से निकल जाएंगे.
ठीक है? तो इन्वेस्टर्स को लगेगा कि अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो 50 लाख के अगर अंदर तक इन्वेस्ट करूँगा, तो मेरे पैसे वापस आ जाने हैं। क्योंकि अगर अगर जो है डिफ़ॉल्टर अगर मिस्टर ओनर घोषित हो जा रहा है, अगर वो नहीं दे पा रहा है इन्वेस्टर्स के अमाउंट, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे? वो उनका शॉप बेच देंगे और बेच करके लिक्विड करके उन्हें जितना इन्होंने इन्वेस्ट करा है उतना अमाउंट जो है वो क्या करेंगे? वो ले लेंगे, सिंपल। ठीक है? तो हमेशा कोई भी इन्वेस्टर्स है, वो इस 2 चीज़ों पे ध्यान रखता है। एक को कहते हैं एसेट, दूसरा होता है मेरा लायबिलिटीज़। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आगे थोड़ा समझते हैं। नाउ अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ, एक सवाल पूछूँ कि सपोज़ करिए कि आप ही इन्वेस्टर्स हो और आप मिस्टर ओनर के शॉप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप क्या देख कर के इन्वेस्ट करिएगा? क्या चीज़ें हैं जिनके थ्रू जो है आप चाहोगे कि हाँ, हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं? तो आप में से जो 90% बच्चे होंगे, वो उनका जवाब ये होगा, सर हम तो देखेंगे कि प्रॉफ़िट हो रहा है या कि नहीं बिज़नेस में, प्रॉफ़िट हो रहा है तो ठीक है, हमारे पैसे डूबेंगे नहीं, इसलिए हम इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन जो 10% जो बच्चे होंगे, वो तो ये देखेंगे कि सर प्रॉफ़िट और लॉस ये दोनों चीज़ें बिज़नेस में होती रहती हैं। अब अगर पिछले साल प्रॉफ़िट हुआ है मिस्टर ओनर को, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इस साल भी प्रॉफ़िट होगा, क्योंकि बिज़नेस है, अनसर्टेन चीज़ें होती रहती हैं। यूपीएससी के जैसा है कि कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होंगी। प्रॉफ़िट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ह्यूज लॉस हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट भी हो सकता है, वी डोंट नो, कुछ नहीं पता हमें। तो उन सब चीज़ों में अगर हमें इन्वेस्ट करना है इनमें पैसे, इनके शॉप में पैसे, ठीक है? और बहुत ज़्यादा डिमांड है कि बहुत ज़्यादा इन ये चाहते हैं इन्वेस्टमेंट कि बहुत बड़ी-सी कंपनी इन्हें लगानी है। तो इस सिचुएशन में जो इन्वेस्टर्स होंगे, वो इन दोनों के अलावा मतलब पहला तो एसेट है, दूसरा है लायबिलिटीज़, इन दोनों के अलावा एक चीज़ें और देखते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर इक्विटी। अब सर ये क्या होता है शेयर होल्डर इक्विटी? कुछ नहीं होता है, एसेट और लायबिलिटीज़ से ही मिलता-जुलता है। अभी तक हमने जो देखा था वो बिज़नेस के अकॉर्डिंग देखा था कि बिज़नेस के अकॉर्डिंग या बिज़नेस में एसेट कितना है, बिज़नेस के अंदर लायबिलिटीज़ कितनी है। अब देखो मिस्टर ओनर की जो शॉप है, इन्होंने बहुत पहले से इन्होंने धीरे-धीरे करके जमाना शुरू करा है। तो अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि जितना पैसा इन्होंने कमाया है, जितनी भी प्रॉफ़िट्स इनकी बनी है, वो सारा इन्होंने बिज़नेस में ही इन्वेस्ट करा होगा। इन्होंने घर लिया होगा, ये भी पॉसिबल है, अपने लिए गाड़ी ले ली होगी, बहुत सारे गहने ले लिए होंगे और भी बहुत सारा 3-4 जगहों पे ज़मीनें खरीद ली होंगी। तो जो बिज़नेस जो है वो डायरेक्टली जो रिलेट है वो किससे रिलेट है? मिस्टर ओनर से रिलेटेड है, क्योंकि वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो मिस्टर ओनर के पास कुल कितनी एसेट है? टोटल एसेट, टोटल एसेट कितनी की है? अब मैं बिज़नेस की बात नहीं कर रहा, अब मैं टोटल बात कर रहा हूँ, उसके ओनर की भी बात कर रहा हूँ और बिज़नेस की भी बात कर रहा हूँ। तो टोटल एसेट कुल मिस्टर ओनर के पास कितना है? ये हम लोग देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है? उसी तरह से मिस्टर ओनर की कुल लायबिलिटीज़ कितनी है? तो टोटल लायबिलिटीज़, टोटल उधार कितना है? सिर्फ़ बिज़नेस का नहीं, मिस्टर ओनर ने भी अगर कहीं से लोन लिया होगा, हो सकता है कि गाड़ी खरीद ली होगी पर्सनल यूज़ करने के लिए लोन पर, तो वो सारा कुछ, ठीक है? तो वो सब कुछ कहलाएगा टोटल लायबिलिटीज़। तो अगर मैं टोटल एसेट से टोटल लायबिलिटीज़ माइनस कर दूँ, डिडक्ट कर दूँ, तो मुझे जो बचेगा, जो मेरे पास बच कर आएगा, तो वो क्या कहेगा? वो मिस्टर ओनर का है, वो खुद का पैसा है। मतलब थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि आप ही मिस्टर ओनर हैं। दिस इज़ यू, आप हो मिस्टर ओनर। आपने आपने देखा कि जो है मेरे पास टोटल संपत्ति मतलब मेरा बिज़नेस में मेरा घर, मेरा ज़मीन, मेरी गाड़ी, मेरा सब कुछ, सारा कुछ मिला के मेरे पास 10 करोड़ रुपए है। ठीक है? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और जो लायबिलिटीज़ है, बिज़नेस की लायबिलिटीज़ हो या एक्स्ट्रा मैंने लोन ले रखा हो, सारी चीज़ें, वो मिला कर के जो है मेरे टोटल टोटल लायबिलिटीज़ मेरे पास 50 लाख रुपीज़ है, ठीक है? 50 लाख रुपए लायबिलिटीज़ है और 10 करोड़ मेरी मेरी टोटल संपत्ति है। तो ऑब्वियस है ना कि अब 10 करोड़ से अगर मैं 50 लाख माइनस कर दूँ, तो 9 करोड़ 50 लाख बच रहा है मेरे पास। तो आप ये क्या कहोगे? ये किसी और की है, ये तो सीधा बोलोगे, "अरे भई, ये तो मेरा पैसा है।" तो वो अमाउंट जो कंपनी का ओनर अगेन अच्छे से सुनना, वो अमाउंट जो कंपनी का ओनर क्लेम करे, कब क्लेम करे सर? टोटल एसेट जो उनका उनकी टोटल संपत्ति है, चाहे वो बिज़नेस का हो, चाहे वो उनका खुद का हो, वो सारी संपत्ति से जब हम लोग उनका सारा लायबिलिटी, सारा उधार अगर माइनस कर दें, तो उसके बाद जो अमाउंट बचता है, उस पर जो ओनर है,
किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का ऑनर है, वो क्लेम कर सके कि हाँ भाई ये मेरा है, उसी को हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर इक्विटी। इक्विटी क्या है ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, शायद आई थिंक पार्ट 2 में बता रखा है मैंने इक्विटी क्या होता है। तो इक्विटी है क्या, अगर आपने अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा है तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ को इक्विटी कहते हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर क्या होता है, टोटल एसेट से अगर मैं टोटल लाइबिलिटीज़ माइनस कर दूं तो जो अमाउंट बच कर आएगा उस पर किसी भी बिजनेस का ऑनर क्लेम कर सकता है कि ये मेरा अमाउंट है, और उसी को शेयर होल्डर इक्विटी कहते हैं। सो व्हाट इज शेयर होल्डर इक्विटी? शेयर होल्डर इक्विटी क्या होता है? सो इट इज़ द कंपनीज ऑनर क्लेम, कंपनीज ऑनर का क्या है, क्लेम है ऑन द एसेट, एसेट के ऊपर, दैट आर लेफ्ट आफ्टर ऑल द डेब्ट्स हैव बीन पेड। जब सारे डेट्स, सारे कर्जे, सारा ऋण अगर चुका दिया जाए तो उसके बाद जो मिस्टर ऑनर का जो एसेट बच जाता है, जिस पे जो कंपनी का ऑनर है वो क्या कर सके, क्लेम कर सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शेयर होल्डर इक्विटी कहते हैं। शेयर होल्डर इक्विटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी को स्टॉक होल्डर इक्विटी भी कहते हैं। अब इक्विटी क्या है बता दिया है मैंने, एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ होती है। शेयर होल्डर इक्विटी क्या होता है, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ होती है। नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, अब आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे। सर अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो टोटल लायबिलिटीज़ जो हमने अभी पढ़ लिया था, टोटल लायबिलिटीज़, टोटल एसेट और शेयर होल्डर इक्विटी, इन तीनों के बीच का रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहता है कि जो कुल संपत्ति होगी वो कुल लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर इक्विटी, मतलब ऐसा एसेट जिस पे ऑनर क्लेम कर रहा है कि भाई ये मेरा है, इन दोनों का सम, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टोटल एसेट कहेंगे। और यही इक्वेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर हुआ? सो व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन विच शोज दैट टोटल एसेट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। ये एज इट इज़ लर्न करके रखना है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है पेपर में। इसके अलावा अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ फीचर्स हैं जो आपको नोट डाउन करके रखने हैं, और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आपको दिख जाएंगी। सो पहला जो पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसे वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, जो बैलेंस शीट है उसमें सारी चीज़ें सही हैं या नहीं, वो हम किसके थ्रू पता करते हैं, वो हम अकाउंटिंग इक्वेशन के ही थ्रू पता करते हैं। थर्ड, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। बहुत सिंपल सा था ये। और चौथा वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोथ लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी रिप्रेजेंट हाउ द एसेट ऑफ अ कंपनी आर फाइनेंस्ड। जो लायबिलिटीज़ है और जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है, ये दोनों जो है रिप्रेजेंट करेगा कि जो एसेट है किसी भी कंपनी का उसे कैसे फाइनेंस करा जा रहा है। ठीक है, तो जो चौथा वाला जो पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा क्या जाएगा, इसमें पूछा आपसे ये जाएगा कि जो फाइनेंस्ड है, जो फाइनेंस करना है, अगर किसी फाइनेंसर को या किसी इन्वेस्टर्स को किसी भी कंपनी में या किसी भी बिजनेस में फाइनेंस करना है तो क्या चीज़ें देखी जाती है, तो लायबिलिटीज़ देखा जाएगा, शेयर होल्डर इक्विटी देखी जाएगी, उसका एसेट देखा जाएगा। ठीक है, तो ये सब किसका पार्ट है, तो ये सब अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अप्रोच मीन्स एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू हम लोग डबल एंट्री करते हैं। ठीक है, डबल एंट्री अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो इस डबल एंट्री अकाउंटिंग का एक अप्रोच है, जिस अप्रोच को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच कहते हैं। और उसके लिए जो है 5 रूल्स हैं। ये 5 रूल्स आपको एज इट इज़ लर्न होने चाहिए। जिस तरह से आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग लर्न था, वैसे ही आपको ये 5 रूल्स लर्न होने चाहिए। पहला जो रूल्स है वो है इंक्रीज इन एसेट आर डेबिट। अगर एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं या डेबिट साइड लिखेंगे। और डिक्रीज इन एसेट आर कॉल्ड क्रेडिट। और अगर एसेट में डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल सिंपल है ये। एसेट इंक्रीज हो रहा है मतलब जैसे मिस्टर ऑनर ने अगर ट्रक खरीद लिया, तो ट्रक क्या है, एक तरह का एसेट है, तो एसेट इंक्रीज हुआ तो कितने का ट्रक खरीदा वो क्या हो जाएगा, डेबिट साइड लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर वही डिक्रीज इन एसेट हो गया,
अगर उन्होंने सपोज़ अपना कुछ कोई फर्नीचर था उसे उन्होंने बेच दिया, तो एसेट जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, तो उस समय उसे किधर लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड लिखेंगे। उसी तरह से इंक्रीज़ इन कैपिटल आर क्रेडिट एंड डिक्रीज़ इन कैपिटल आर डेबिट। थर्ड क्या है, इंक्रीज़ इन लायबिलिटीज़ आर क्रेडिट एंड डिक्रीज़ इन लायबिलिटीज़ आर डेबिट। ये आपको लर्न होना चाहिए, मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये पाँचों पॉइंट्स एज़ इट इज़ आपके टंग लैंग्वेजेज़ पे लर्न होने चाहिए। तभी जो है आप अकाउंटिंग अच्छे से कर सकते हैं। सुन लोगे, समझ लोगे अभी, ठीक है? इससे कुछ काम नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जो हम लोग इसके बाद वाला जो टॉपिक है, उसके बाद जो कवर करेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट से, उसमें हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस करेंगे, ठीक है? और उसमें ये सारी चीज़ें आएँगी, और जब आएँगी और अगर आपको याद नहीं है, तो पक्का फँसोगे और फिर बाद में बोलोगे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इसीलिए ये सारी चीज़ें लर्न होनी चाहिए एज़ इट इज़। फोर्थ नंबर का पॉइंट है इंक्रीज इन इनकम एंड गेन। अगर इनकम और गेन में इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे, और डिक्रीज इन इनकम एंड गेन इज कॉल्ड डेबिट। मतलब अगर वही इनकम एंड गेन में डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्या करते हैं हम लोग, डेबिट कर देते हैं। पांचवा पॉइंट है इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट। अगर एक्सपेंस और लॉसेस में इंक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट साइड लिखेंगे या डेबिट करेंगे, और डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉस आर क्रेडिट। अगर डिक्रीज हो रहा है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में तो उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। नाउ सोर्स डॉक्यूमेंट काउंटिंग जो अब हम लोग करते हैं तो वो कुछ फेजेस में डिवाइड है। इसमें जो फर्स्ट फेज होता है उसमें होता है रिकॉर्डिंग, दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं क्लासीफाइंग, फिर होता है समराइजिंग। ठीक है, ये हमने शायद फर्स्ट पार्ट में देख लिया था, अच्छे से समझ लिया था। तो जब हम लोग फेयर रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसे जनरल कहते हैं, हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में यही पढ़ने वाले हैं। तो ये रिकॉर्ड जब हम लोग करते हैं तो उस समय ऐसे नहीं कि सामने जो लिखा हुआ है उसी से रिकॉर्ड कर लो, ठीक है? या फिर किसी ने मुंह से कह दिया कि इतने रुपए का मैंने सामान बेच दिया है तो उसे जो है अकाउंटेंट क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? उसे एक प्रूफ की ज़रूरत होती है ताकि वो देख करके लिख सके कि जो है इतने का सामान बेचा है उसने, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे सपोज करिए कि आपने एक, या फिर मिस्टर ऑनर ने काउंटिंग बुक जो है मेंटेन करके रखा है सारी चीज़ें, और फाइनली लास्ट में जो है जब वो इनकम टैक्स फाइल रिटर्न भर रहा है तो वो उनके ऑफिस गया, इनकम टैक्स के ऑफिस। तो ऐसा नहीं कि जो मिस्टर ऑनर ने सारी चीज़ें लिख के रखी है उसी को देख करके जो है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं वो बोले कि हाँ भैया ठीक है, आपका इतना प्रॉफिट हो रहा है, समझ गए हम, और इतना रुपया आपको टैक्स भरना पड़ेगा। नहीं, वो सारा सोर्स डॉक्यूमेंट चेक करता है ताकि पता चल सके कि चीज़ें सही तरीके से उन्होंने लिखी है या नहीं, कुछ गलती तो नहीं करा, किसी तरह का कुछ करप्शन तो नहीं करा, ये सारी चीज़ें वो चेक करता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, इस तरह का प्रूफ होता है जिसके थ्रू जो है अकाउंटिंग करी जाती है। सो दीज आर रिटन एंड ऑथेंटिक प्रूफ ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन that are required for audit and tax assessment and also serve as the legal evidence in case of a dispute। अगर किसी तरह का डिस्प्यूट हो गया, जैसे गवर्नमेंट और जो बिजनेसमैन है उसके बीच में डिस्प्यूट हो गया, गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आपका टैक्स जो है 10% कटेगा, मिस्टर ऑनर बोल रहे हैं कि नहीं भैया हम तो उतना दे ही नहीं पाएंगे, 5% है। तो उस समय जो है वो क्या करेगा, जो गवर्नमेंट है वो उन्हें बुलाएगा कि आप अपना सारा जो है खाता वाता लेकर के आइए और हम सारी चीज़ें आपका चेक करेंगे। तो उस समय जो है सोर्स डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है कि आपने ये जो एंट्री करी है अपने अकाउंटिंग बुक के अंदर, कहाँ से करी है, दिखाइए, प्रूफ दिखाइए। तो उस समय जो जो चीज़ें होंगी, जैसे कैश मेमो होगा बहुत तरह का, ठीक है, रिसीप्ट हो सकता है बहुत तरह का, डेबिट नोट हो सकता है, क्रेडिट नोट हो सकता है, बहुत कुछ है, इनवॉइस है, ये सारी चीज़ें जो है ये सब कुछ मिला के सोर्स डॉक्यूमेंट्स बनता है, ठीक है। सो क्या क्या टाइप है सोर्स डॉक्यूमेंट का, एक है मेरा पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होता है, पे इन स्लिप होता है जब आप बैंक जाते हैं और जब भी आपने बैंक में अपना एक अमाउंट जमा करा तो बैंक क्या करता है, एक रिटर्न में आपको एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा देता है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है और एक स्टाम्प लगा होता है, उसे कहते हैं हम लोग पे इन स्लिप। कैश मेमो क्या होता है, तो कैश मेमो भी एक तरह का सोर्स डॉक्यूमेंट है। अब क्या होता है, जब भी हम लोग चीज़ें कैश में परचेज करते हैं तो हमें बदले में एक रिसिप्ट मिलता है, ठीक है? एक बदले में जो है एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा मिलेगा जिसमें चीज़ें लिखी हुई रहेंगी कि आपने 20 रुपये का या 200 रुपये का सामान खरीदा और टोटल जो है 200 रुपये मेंशन होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कैश मेमो। इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस का ही दूसरा नाम है बिल। क्या होता है ये, सपोज़ करिए आपने फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मँगाया, ठीक है? मान लेते हैं आपने 2000 रुपये का एक शर्ट मँगा लिया, तो उस समय आपने जो है बोला कि मैं कैश ऑन डिलीवरी मँगा रहा हूँ, ठीक है? तो आपने क्या करा, आपने चीज़ें पहले परचेज़ कर ली कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू, लेकिन तो पैसे तो आप बाद में दोगे।
तो उस समय एक जो बिल जनरेट होगा उसमें ये लिखा हुआ रहेगा कि आपके इतने टोटल पेमेंट हो रहे हैं और आपको पे करना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनवॉइस कहते हैं। तो इनवॉइस या बिल क्या होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं तो वो क्या है, आपको पेमेंट करना है, आपने पहले यूज़ कर लिया उस चीज़ को, ठीक है, फिर आपको उसका पेमेंट करना है। तो उस समय जो जनरेट होता है जिस तरह का डॉक्यूमेंट, उसे हम लोग कहते हैं इनवॉइस। उसी तरह से एक होता है रिसीप्ट। रिसीप्ट क्या होता है, रिसीप्ट मतलब जैसे आप किसी चीज़ का फ़ी पे कर रहे हैं तो उस समय आपको रिसीप्ट दिया जाता है। एक होता है डेबिट नोट, एक होता है क्रेडिट नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है। सपोज़ करिए कि आपने कोई सामान बेचा, मिस्टर ऑनर ने किसी शॉप को, जैसे ये मान लेते हैं मिस्टर ऑनर है और ये है कोई और शॉप, शॉप बी, ठीक है? तो मिस्टर ऑनर ने शॉप बी को एक सामान बेचा, दे दिया, ठीक है? सेल कर दिया। तो जब वो सेल करा उस समय, तो सेल कर चुका है तो क्या करेगा, तो एक या तो वो इनवॉइस जनरेट कर देगा कि अगर उसने उन्होंने क्रेडिट पे लिया है, शॉप बी ने अगर क्रेडिट पे कुछ सामान लिया है तो इनवॉइस जनरेट होगा। कैश में सामान लिया तो कैश मेमो जनरेट होगा। लेकिन अगर शॉप बी को उनकी कुछ मिठाइयाँ, मिस्टर ऑनर की कुछ मिठाइयाँ पसंद नहीं आई, कुछ टाइप पसंद नहीं आए, उन्होंने क्या करा, रिटर्न कर दिया उसे। तो जब रिटर्न होता है गुड्स तो उस समय एक नोट जनरेट होता है, एक रिसीप्ट जनरेट करा जाता है शॉप बी के द्वारा। किसे दिया जाता है वो? तो जिन्होंने बेचा था उन्हें दिया जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं डेबिट नोट। क्रेडिट नोट क्या है? तो क्रेडिट नोट ठीक उसका उल्टा है। क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट जो है जिसने बेचा है, जिसने सेल करा है, वो क्या करता है, खरीदने वाले को उसी के बिहाफ पर, मतलब डेबिट नोट के बिहाफ पे एक और रिसीप्ट देता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट नोट। अगेन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या है, इसे दोबारा समझ लेते हैं। डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट जो है, बायर जो है वो क्या करेगा, सेलर को देगा, ठीक है? बायर मतलब खरीदने वाला। जैसे सपोज दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। ए कोई सामान बी को दे रहा है, लेकिन बी को जब पसंद नहीं आया तो बी ने क्या करा, रिटर्न करा उसे। तो जब रिटर्न करते समय वो क्या करेगा, एक नोट देगा कि सर देखिए आपकी ये सारी चीज़ें थी, इतने रुपए का था और हमें अच्छा नहीं लगा इसलिए हम उसे रिटर्न कर रहे हैं। तो ये जो नोट होगा उसे हम लोग कहेंगे डेबिट नोट। अब जब ये रिटर्न कर रहा है उसे, तो ऑलरेडी इसने क्या करा होगा, पैसे पे कर दिए होंगे या फिर क्रेडिट होगा। जब ये जब ये टोटल जब ये सामान बेच रहा है तो मान लेते हैं ये 20,000 रुपये का सामान है, 20,000 रुपये का सामान है और इसने जो रिटर्न करा वो 5,000 रुपये का सामान रिटर्न करा। तो अब फिर बदले में ए क्या करेगा, जब इसे 5,000 रुपये सामान को जब एक्सेप्ट करेगा जो इसने रिटर्न करा, तो उसके बाद उसे क्या चाहिए, 15,000 रुपये लेने पड़ेंगे उसे, क्योंकि अगर क्रेडिट पे दिया होगा 20,000 रुपये का सामान तो 5,000 का तो रिटर्न आ गया, तो 15,000 रुपये बचा। तो उसके लिए एक और नोट जो है वो बनाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रेडिट नोट कहेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू समझाया है या समझाने की कोशिश करी है। होप सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हों आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।